ठीक है। और स्वागत। कायाकल्प फाउंडेशन के संस्थापक, अभिनेता, निर्देशक, बहुआयामी व्यक्तित्व के स्वामी, बहुत ही उम्दा रचनाकार, उनकी गीत और गजलें खूब समा बांधती हैं। आदरणीय डॉक्टर अशोक मधुप जी से भी आग्रह है कि वे भी मंच पर आएं और आकर के अपना स्थान ग्रहण करें। देखिए, मुख्य अतिथि के तौर पर अपनी शिरकत करें। विनम्र आग्रह, आदर और सम्मान के साथ आदरणीय श्री चतुर्वेदी जी मंच पर आएं और अपना स्थान दें। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय। और हमारे बीच आकाशवाणी रोहतक से जिनकी हमने अक्सर आवाज सुनी है, बहुत शानदार और खनक की आवाज है उनकी, बहुत ही शानदार उद्घोषक रहे हैं श्री संपूर्ण सिंह जी, वरिष्ठ उद्घोषक आकाशवाणी रोहतक, वो हमारे बीच हैं। उनसे आग्रह है कि वे भी आएं और मंच पर अपना स्थान लें। आगमन संस्थान, जो कि बहुत तेजी से निरंतर प्रगति पथ पर अग्रसर है, आगमन साहित्यिक संस्थान के संस्थापक दिन रात जो इस संस्थान को ऊंचाइयां देने में लगे हुए हैं, अनथक मेहनत करते हैं और पर्दे के पीछे रहते हैं, लेकिन हम उन्हें पर्दे के पीछे रहने नहीं देते। आदरणीय श्री पवन जैन जी से आग्रह है कि वे भी आए और वे भी मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। आदरणीय श्री समोद सिंह चरोरा जी से आग्रह है कि वे भी आए और आकर के मंच पर अपना स्थान दें। समोद सिंह चरोरा जी, उनकी, मेरा सौभाग्य ये रहा कि उनकी जो पहली पुस्तक आई थी, पहला कदम, उसका जब विमोचन समारोह हुआ था तो संचालन का सुअवसर मुझे ही मिला था। और ये और सौभाग्य की बात है कि उनकी दूसरी और तीसरी पुस्तक आज एक साथ लोकार्पित हो रही हैं और उसमें भी संचालन का सुअवसर मुझे ही मिल रहा है। निश्चित इन्हें तारीफें मिली पहली पुस्तक के बाद, उससे उनका उत्साह बढ़ा और आज उसी का परिणाम है कि 1 वर्ष के भीतर ही उनकी दूसरी और तीसरी पुस्तक, जिनमें से एक कुंडलियां पर ही आधारित है और दूसरी पुस्तक जो है गीत और गजल संग्रह है, उनका लोकार्पण समारोह यहाँ पर आयोजित हुआ है। एक बार पुरजोर तालियों के साथ समोद जी को बधाइयां देते हैं, शुभकामनाएं देते हैं। सर्दियों के मौसम में शॉल की गर्माहट आनंद को दुगना कर देती है। जी हाँ, आदरणीय समोद सिंह जी सर्वप्रथम आदरणीय डॉक्टर कुंवर बेचैन जी को शॉल पहना करके और अपनी प्यार की खुशबू में रचे बसे फूलों का ये गुलदस्ता उन्हें भेंट करके उनका अभिनंदन कर रहे हैं। एक बार मिल करके हम सभी अगर उनके प्रति अपना स्नेह इन तालियों के माध्यम से व्यक्त कर दें तो बहुत बड़ी बात है। और अब आदरणीय समोद जी, समोद जी, और अब बात की दरकार क्यों, और ये बात मुझे हमेशा याद रहती है। श्रीमती स्वदेश चरोरा जी, जो कि आदरणीय समोद जी की धर्मपत्नी है, शॉल पहना करके आदरणीय डॉक्टर रमा सिंह जी का अभिनंदन और पुष्प गुच्छ देकर के स्वागत कर रहे हैं। और समोद जी से आग्रह और कंठ है आदरणीय डॉक्टर अशोक मधुप जी का, उन्हें शॉल पहनाकर और पुष्प गुच्छ भेंट कर उनका अभिनंदन और स्वागत कर रहे हैं। शामिल हैं आदरणीय श्री संपूर्ण सिंह जी को पुष्प गुच्छ देकर के और शॉल पहनाकर उनका अभिनंदन और स्वागत कर रहे हैं। पवन जैन अक्सर पीछे रह करके अपनी भूमिका अदा करते हैं, लेकिन अक्सर हम उन्हें खींच लाते हैं सामने, पीछे रहकर। धर्मपत्नी जो होती है वो कुछ भूलती नहीं है कभी। केवल धर्मपत्नी नहीं अल्पना जी, जो बाकी मंच है वो भी नहीं भूलेगा। अल्पना जी जो इस समय इस मंच का संचालन कर रही है बड़ी खूबसूरती के साथ, इनके सम्मान के लिए मैं समोद जी से अनुरोध करूंगा कि इतने खूबसूरत जो समा आपने बांधा हुआ है, और माननीय स्वदेश चरोरा जी आपको एक शॉल उड़ा करके और एक पुष्पगुच्छ दे करके आपका अभिनंदन, स्वागत इस मंच पर। साहित्यकारों का है, लेखकों का ये मंच है, लेकिन जब तक उस मंच में सूत्रधार ना हो तब तक वो अधूरा सा रहता है, और उस कमी को आप यहाँ पूरा करनी बखूबी। बहुत स्वागत। जिसका शिद्दत से इंतजार था, यानी कि पुस्तक का लोकार्पण। कहा जाता है कि पुस्तक जब लोगों के हाथों में आ जाती है, जब जनता के हाथों में आ जाती है, तब सही मायनों में पुस्तक जो है वो अपनी पहुंच बना पाती है। आप लिख रहे हैं
लिखते चले जा रहे हैं, लेकिन जब तक आप उसे प्रकाशित, हमारे मंचासीन सभी अतिथियों से आग्रह कि पुस्तक को जनता को समर्पित किया जाए, जनता के हाथों में निर्णय की बागडोर थमा दी जाए। आज समोद सिंह चरोरा जी की दोनों पुस्तकें मन के बोल, मेरे मन के बोल और मन की उड़ान, मन की बहुत बातें करते हैं समोद जी, आज वो उनकी मन की बातें आप सभी से साझा होंगी। आज के बाद से आप उन्हें जानेंगे, परखेंगे और ये सुनहरी इबारतें, सुनहरे कवर से ढकी हुई जो इबारतें हैं, कहते हैं कि आपका एक शब्द समय का दस्तावेज होता है कहीं ना कहीं, उसमें न केवल वर्तमान होता है, भविष्य का संकेत भी होता है, अतीत की गाथाएं भी होती है। और कुंडलियां की जो परंपरा लगभग खत्म सी हो गई थी, उसको पुनर्जीवन देने का काम कर रहे हैं आदरणीय समोद सिंह चरोरा जी। यकीनी तौर पर मन की उड़ान जो इनका संग्रह है, उसमें गीत और गजलें हैं, गीत और गजलें शुमार की गई हैं। पहले समोद जी सिर्फ और सिर्फ कुंडलियां लिख रहे थे, लेकिन इन दिनों उनका रुझान गीत और गजलों की तरफ हुआ है। और देखिए त्वरितता से, कितनी जल्दी से। और समोद जी की खासियत ये है कि वो आर्मी से हैं, भारत की सेना के मुख्य रक्षक रहे हैं, बहुत सम्मानों से वहां नवाजे जा चुके हैं, और जो कि माना जाता है कि बहुत ही कट्टर और बिल्कुल समय के पाबंद और इस तरह के व्यक्ति, तो उनके भीतर भी एक नन्हा कोमल और एक ऐसा मन है, संवेदना से भरपूर लबरेज एक ऐसा मन है जो कविताएं लिखता है। और समोद जी ने वही कविताएं, कहते हैं कि इनकी जो पहली रचनाएं लिखी गई थी शायद उस समय श्रीलंका में थे, और वहां पर जो स्थितियां परिस्थितियां इन्होंने देखी, उसके बाद से इनके मन में रचना का अंकुर फूटा और एक एक कर इन्होंने रचनाएं लिखना आरंभ किया। और आज कहने की आवश्यकता नहीं कि साहित्य जगत में अपनी अच्छी खासी पहचान ये बना चुके हैं, और हम यही शुभकामनाएं इन्हें प्रेषित करते हैं कि इसी तरह साल दर साल एक के बाद एक इनकी पुस्तकें हमारे हाथों में आती रहें, इसी तरह से हम इन्हें पढ़ते रहें, गुनते रहें। मेरे मन के बोल, ये कुंडलिया छंद पर आधारित पुस्तक है। कुंडलिया छंद जो कि विलुप्त सा हो गया था, उसे फिर से ये सामने ले आए, भावनाएं प्रेषित करें और अपने भाव और विचार आप सभी के सामने रखें। आदरणीय श्री संपूर्ण सिंह जी, तालियों का क्रम अगर बना रहता है ना तो आयोजन गरिमा पाता है। प्लीज। बहुत धन्यवाद अल्पना जी आपका। वैसे तो आज से सार्थक हो जाता है, सफल हो जाता है। जब इस पुस्तक के बारे में तो मैं नहीं कहूँगा, बहुत देर से मुझे पता लगा, लेकिन जब माननीय समोद जी से मेरा परिचय हुआ, बहुत अल्प अवधि का परिचय मेरा है आपसे, लेकिन जितना परिचय हुआ तो मैंने इनको आकाशवाणी में आमंत्रित किया, एक बहुत अच्छा सा साक्षात्कार इनका लिया और इनके मन की वो कुछ बातें जानी जो कि शायद आपने बहुत कम लोगों को कही होगी। मुझे बहुत अच्छा लगा सुन करके, देख करके, महसूस करके कि समोद जी के अंदर एक ऐसा लेखक छुपा हुआ है जो बहुत कुछ कहना चाहता है। व्यथा भी है उसमें, कथा भी है उसमें, बहुत कुछ ऐसा है जो वो शायद कहना चाह रहे हैं, और पुस्तक उससे अच्छा माध्यम कोई हो ही नहीं सकता। तो उनसे परिचय हुआ, मैंने कुछ बातें इनसे पूछी, जैसा कि अल्पना जी ने भी बताया कि जब श्रीलंका में, उन्होंने अपनी पुस्तक में उसका जिक्र किया है कि जब वो श्रीलंका में थे तो कुछ रात के सुनसान सन्नाटे में इन्होंने कुछ महसूस किया, और उस जो एक संवेदना थी उसको इन्होंने शब्द दिए, उसको उन्होंने एक पंक्ति दी, उसको उन्होंने लिखा। वो कैसे लिखा, गद्य में लिखा, पद में लिखा, वो सब आपके साथ। और मैंने डॉक्टर रमा जी को सुना है, बहुत अच्छे अच्छे कवि सम्मेलनों की सदारत आप करती हैं। डॉक्टर कुंवन बेचैन जी के बारे में तो कहना मुझ जैसे नाचीज के लिए बहुत छोटी बात है। आपको आपके साथ बैठना ही अपने आप के अंदर एक सौभाग्य है, और जितना भी हमारा सम्मानित मंच यहाँ पर है, इन सब से कुछ न कुछ हम हासिल करके जाएंगे। समोद जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। इनका ये लेखक वर्षों वर्ष तक चलता रहे, अथक यात्रा इनकी रहे। इस पुस्तक के बारे में ये लोगों के मन पर दस्तक देगी और आपको जरूर उद्वेलित करेगी कि आप उनके लिए कुछ और लिखें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सबका, सभी हमारे श्रोतागण का, जो दर्शक यहाँ पर आए हुए हैं, उनका धन्यवाद, और अल्पना जी का बहुत धन्यवाद। समोद जी के बार फिर से बहुत बहुत बधाई। शुक्रिया आदरणीय संपूर्ण जी, बिल्कुल सही बात कही। आपकी इतनी सद्भावनाएं, जो कि मन से आप अपनी सद्भावनाएं इन तक प्रेषित कर रहे थे, यकीनी तौर पर भावी लेखन की जमीन पुख्ता करेंगी ऐसी सद्भावनाएं। बहुत बहुत आभार आपका।
आदरणीय समोद सिंह जी एक स्थान पर कहते हैं, मुझे उनकी ये पंक्तियां बहुत अच्छी लगी कि अमन से दूर थे तब भी, अमन से दूर हैं अब भी। अमन से दूर थे तब भी, अमन से दूर हैं अब भी। हवाएं क्रूर थी तब भी, फिजाएं क्रूर हैं अब भी। उठे आवाज जो दिल की दबाते जा रहे हैं जो, वही मजबूर थे अब भी, वही मजबूर हैं अब भी। तो एक सैनिक का दिल जिस पीड़ा को सहता है, जिस पीड़ा को भोगता है, उसे अगर उसे शब्दों में ढालना आ जाए तो ये सोने पर सुहागा हो जाता है। और यकीनी तौर पर ये बहुत बहुत बड़ी उपलब्धि है आदरणीय समोद जी की। और अब मेरा आग्रह है आगमन संस्थान के संस्थापक आदरणीय श्री पवन जैन जी से कि वे भी आएं और उनकी पुस्तकों के बारे में अपनी प्रतिक्रियाएं और शुभकामनाएं प्रेषित करें। तालियों का क्रम बनाएं। आदरणीय डॉक्टर कुमार बेसन साहब, संपूर्ण सिंह जी, हमारे चेयरमैन साहब मीडिया न्यूज़ के डॉक्टर अशोक मधुर जी, और मेरी बहन डॉक्टर रमा जी, और आगमन के जिन्हें मैं सारथी कहता हूँ, अगर आगमन चल पा रहा है तो उसमें समोद सिंह जी का 99% योगदान है, 1% योगदान मेरा है। तो ऐसे समोद सिंह के बारे में मैं क्या कहूँ, मेरी समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि मेरे छोटे भाई भी हैं, दोस्त भी हैं, मेरे पारिवारिक संबंध, और एक तरह से ये मेरे बहनों भी लगते हैं। तो इनके साथ तो मेरा रिश्ता, इसलिए इनकी मैं तारीफ करूँगा, लोग समझेंगे कि अपने आदमी की तारीफ कर रहे हैं, लेकिन वास्तव में 2 साल पहले जब इन्होंने आगमन के मन से ठाकुर से काव्य पाठ किया था, तो मैं ये नहीं सोच सकता था कि ये शख्स इतनी काव्य साधना से 2 साल में इतना अपना नाम अर्जित कर लेंगे। आज समोद सिंह का नाम पूरे हिंदुस्तान में जाना जाता है, और इनकी वजह से आगमन की भी पहचान होती है। मुझे समोद सिंह जी जैसे अपने साथियों पर बहुत गर्व है, मतलब बहुत ही गौरवान्वित महसूस करता हूँ कि जब आगमन के लोग इस तरह से मतलब अपने कामों से अपने, जैसे मुझे पता चलता है कि रात के 3-3 घंटे से लगातार लिखते हैं, रात को सुबह को 3 बजे उठ जाते हैं, फिर 6 बजे तक लिखते हैं, कि ऐसी साहित्य साधना करना हर आदमी के बस की बात है। वो भी उस आदमी के लिए जो जिसने अपनी जिंदगी का अधिकांश हिस्सा वो इसमें गुजारा, एकदम साहित्य की तरफ झुकाव, और उसके बाद में इतनी संवेदनशील, समाज के प्रति संवेदनशीलता। मैं समोद सिंह जी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, और वो इस तरह साहित्य साधना करता। आगमन ग्रुप को भी उनका इसी तरह से सहयोग मिलता रहेगा, और आगमन ग्रुप भी उनके साथ साथ आगे बढ़ता रहेगा। इसी कामना के साथ एक बार फिर शुक्रिया, आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया सर, बिल्कुल सही शब्द इन्होंने कहा कि साहित्य साधना, वाकई साहित्य एक साधना है, और जब तक पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ साहित्य साधना नहीं की जाती है, तब तक आप ऊपर ऊपर उतराएंगे, गहरे गहरे नहीं जा पाते। गहरे तक जाना है, मोती लेकर के आना है, तो आपको बहुत बहुत साहित्य साधना करनी होगी। फेसबुक की तंत्र आजकल चल रहा है, नवोदित बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो लिखते हैं और सोचते हैं कि वाह भाई, और कमाल की वाह भाई मिलती है फेसबुक पे, ये भी एक विडंबना ही है। और वो वाह भाई हमें इस कदर भ्रमित कर देती है कि हम अपनी बारीकियों, अपनी कमियों के बारे में अक्सर जान नहीं पाते हैं। लेकिन यकीन मानिए, अगर आपके पास 100 तारीफें आ रही हैं और उनमें से एक भी आलोचना आ रही है, तो उसे गंभीरता से लीजिए, तब जाकर के आपका लेखन उम्दा और सशक्त हो पाएगा। लेकिन फिर भी फेसबुक का एक योगदान तो ये है ही कि उसने साहित्य के प्रति लगाव की वापसी तो की ही है। एक दौर फिर से वापिस आया है किताबें पढ़ने का, फिर से गुनने का, सभी को जानने का, पहचानने का। जी हाँ, तो चलिए इसी क्रम में अब आगे बढ़ते हैं। आदरणीय समोद जी की पुस्तकों पर चर्चा हो रही है। विंध्य टीवी से हमारे पास हैं आदरणीय श्री चतुर्वेदी जी। बहुत बहुत अभिनंदन सागर सर, आप आए और आदरणीय समोद जी की पुस्तकों के बारे में, उनके लेखन कर्म के बारे में अपने विचार रखें। धन्यवाद मैम। मैं आज हम लोग के अभिभावक कुंवर बचेन साहब की उपस्थित हैं, हमारे साथी समोद सिंह साहब के जो कभी देश के लिए जिन्होंने सेवा की, आज कलम के सिपाही के रूप में साहित्य की सेवा कर रहे हैं। मैं इनके दोनों रूपों का इस्तकबाल करता हूं और इन्हें दिल से सलाम करता हूं। साथियों, विजय न्यूज़ नेटवर्क के चेयरमैन होने के नाते मैंने देखा भी, इनकी रचनाओं को मैंने पढ़ा, और इन्होंने जो ये कुंडलिया छंद श्रीलंका में, इन्हें जो किसी लेखक के मन में एक कोई बात रौंदती है और उसके बाद वह शब्दों का आकार लेती है,
तो देश से दूर वहाँ पे ये सैनिक के रूप में, एक देश के सेवक के रूप में भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे थे और उनका एक साहित्यकार भी वहाँ जन्म ले रहा था। निश्चित रूप से श्रीलंका की धरती, वहाँ पे वो उर्वरा धरती है और हमारा पड़ोसी देश है, मित्र देश है, तो निश्चित रूप से साहित्यकार कहीं भी पैदा हो सकता है। तो जन्म तो इनका यहाँ भारत में हुआ, लेकिन जो साहित्यकार पैदा हुआ हमारे पड़ोसी देश में हुआ। तो मैं दोस्तों, मुझे भी मैं उस समय इंडियन एक्सप्रेस का रिपोर्टर था, मुझे भी श्रीलंका जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, लिखने के कवरेज में ही गया था। और बाद में आपको मालूम होगा कि लोकमुद्रा साहब ने वर्ष 2004 में वहाँ के पार्लियामेंट में मेरी स्पीच भी कराई थी। जो है मुझे बड़ा, एक सैनिक जो होता है, आप देखें कितने अनुशासन और एक जिज्ञासा के साथ देश की रक्षा करता है, सरहदों की रक्षा करता है। और वही जिम्मेदारी इन्होंने साहित्य में उठाई कि जैसे एक कुंडलिया छंद, एक साहित्य की किसी विधा को इन्होंने एक जीवित रखने का जो संकल्प लिया, निश्चित रूप से वो स्तुत्य है। मैं दिल से अपने प्रकाशन समूह की तरफ से इन्हें दिली साधुवाद देता हूँ, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया आदरणीय, आपने बिल्कुल सही कहा कि एक सैनिक के तौर पर अपनी भूमिका निभाते हुए एक संवेदनशील रचनाकार के तौर पर परिवर्तित हो जाना अक्सर होता नहीं है ऐसा, लेकिन ऐसा हुआ है। मेरा ये मानना है कि जो युद्ध क्षेत्र में हो रहे जनसंहार को देखता है, संवेदना का भाव सबसे अधिक उसी के भीतर आ पाता है। और इतिहास ऐसे ही अनेक उदाहरणों से भरा पड़ा है कि अनेक जनसंहारों को देख करके हमारे यहाँ पर बड़े स्तर पर बड़े परिवर्तन हुए और समाज जी में ऐसा ही एक बड़ा ही सार्थक, पावन और पुनीत परिवर्तन हुआ, और वो परिवर्तन था रचना धर्मिता की तरफ। सम्मानित मंच, श्रद्धेय गुरुतुल्य अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त आज के मुख्य वक्ता भी हैं, वरिष्ठ गीतकार डॉक्टर रमा सिंह जी, उद्घोषक भाई संपूर्ण सिंह जी और इंडिया टीवी के रिपोर्टर भाई चतुर्वेदी जी और हमारे आगमन साहित्यिक और सांस्कृतिक समूह के संस्थापक, संचालक, सीईओ और हमारे बहुत ही परम स्नेही मित्र भाई पवन जैन जी, और जो अभी बड़ा सुंदर संचालन कर रही थी रेडियो की उद्घोषिका और बहुत अच्छी कवित्री डॉक्टर अल्पना सुहासिनी जी, और प्रिय मित्रों, सबसे पहले तो बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं कि वो जिस गति से लिख रहे हैं इसी गति से लिखते रहें और प्रतिवर्ष इसी मंच पर इनकी कम से कम एक पुस्तक का लोकार्पण होता रहे। ऐसी उड़ान जिसमें कि सामान्यतः गीत, गजल, दोहे मिश्रित रचनाएं हैं। दूसरी पुस्तक है मेरे मन के बोझ। मैं इस पर थोड़ी सी चर्चा करूंगा। इसमें दो प्रकार के छंद हैं इनके, कुंडलिया छंद और मुक्तक छंद। मुक्तक छंद तो सामान्य सभी लोग जानते हैं, लिखते हैं, लेकिन आज की नई पीढ़ी में मुक्तक छंद भी बहुत लोग सिर्फ तुकबंदी मिलाकर ही उसे 4 लाइनें लिख देते हैं और समझ लेते हैं यही मुक्तक छंद है। लेकिन मुक्तक छंद का होता है, दोहे की शुरुआत जिस शब्द से करते हैं, कुंडलिया छंद में उसी शब्द से उसका अंत होता है। और दोहे का जो चौथी अर्धाली होती है उससे रोले की शुरुआत की जाती है, सबसे बड़ी है। और इस छंद को इस्तेमाल करने, उस छंद को इस्तेमाल किया है भाई समोद सिंह चरोरा जी ने, और मैं उन्हें साधुवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ कि जितना बखूबी उन्होंने छंद का निर्वाह किया है। बहुत लोग देश में कुंडलिया छंद लिख रहे हैं लेकिन छंद का निर्वाह नहीं कर पाते। सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ी विशेषता ये है, और उसमें सभी विषय इन्होंने लिए हैं, आध्यात्म भी है, सामाजिक सरोकार भी हैं और सामाजिक समरसता भी है, संदेश भी हैं, उसमें बहुत सी चीज़ें हैं। आप जब पढ़ेंगे तो आपको लगेगा। मैं पुनः एक बार इनको बहुत बहुत हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। जय जय हिंद, धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया आदरणीय। खुद ही रोग बुलाते हैं, बेबसी तो सारी मन की ही है,
ये जो माया जाल है ना, ये सृष्टि का माया जाल हमें बहुत लुभाता है और हम जो है व्यंजनों की ओर से मुंह अक्सर कम ही फेर पाते हैं और अपने हिसाब से अपनी जिंदगी चलाए चले जाते हैं और बाद में जब शारीरिक दिक्कतें आना शुरू होती हैं हम मानना शुरू कर देते हैं, पर शायद तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। तो वो बातें भी इन्होंने अपनी रचना, वास्तव में आप पढ़ेंगे इनकी दोनों पुस्तकें, बहुत ही गहरी बातें, हर तरह के विषय को इन्होंने छुआ है, हर तरह के, माँ पर भी लिखा, पिता पर भी लिखा, जीवन संगिनी पर भी लिखा है। गुरु जी से शुरुआत इन्होंने की है, आदरणीय डॉक्टर कुंवर बेचैन जी को नमन करते हुए इन्होंने अपनी लेखनी की शुरुआत की है। बहुत बड़ी बात है, गुरु गोविंदो खड़े का के लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंदियों बताए। वास्तव में गुरु की आराधना ईश्वर की आराधना से कम नहीं होती है, यदि हम सच्चे अर्थों में माने तो उन्होंने उस परंपरा का भी सही तरीके से निर्वहन किया है और लगभग हर विषय, और जो सेना पर जो इन्होंने महसूस किया या जो समाज में जो धर्म और मजहब के जो बंटवारे हो रहे हैं, हर तरह के विषय को इन्होंने अपनी लेखनी से उकेरा है। और आप पढ़ेंगे इन अंकों को तो आप जानेंगे कि वास्तव में किस तरह से एक सजग और चौकस, जिस तरह से सैनिक सजग रहता है सीमाओं पर, उसी तरह से सजग रह करके अपनी लेखनी में संवेदनशीलता को जोड़ करके इन्होंने बातें रखी हैं। और अब मेरा आग्रह है आदरणीय डॉक्टर रमा सिंह जी, जिन्हें सुनने को हम अक्सर बहुत ललाए, हमें इनकी ओर खींचता रहता है। जोरदार तालियों से स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद। आज का मंच बहुत सुशोभित है। डॉक्टर कुंवर बेचैन की अध्यक्षता है। आत्मन समूह के संस्थापक यहाँ पर बैठे हैं, पवन जैन जी, चतुर्वेदी जी बैठे हैं, डॉक्टर अशोक मधुर हैं, संपूर्ण नाम से जो यहाँ पे है, पूरे अपने रोहतक से आए हुए हमारे बीच में, और अभिषेक जी हैं। और आज वास्तविकता यह है कि आज के दूल्हा तो नवोदित रचनाकारों को जोड़ा, और नवोदित रचनाकारों में कई रचनाकार ऐसे हैं जिनकी पुस्तकें आ चुकी हैं, जो आप लोगों को शायद नहीं पता है, पर समोद सिंह चरोरा भी उन्हीं से जुड़ के यहाँ तक पहुँचे। उनकी पहचान भी उन्होंने बनाई और मुझे भी 2 साल पहले उन्होंने ही मिलवाया उनसे, और मिलने के बाद उनकी पहली पुस्तक मुझे मिली। आज दूसरी और तीसरी पुस्तक है जहाँ मुझे बोलने का अवसर मिल रहा है। वास्तविकता यह है कि कविता बहुत मुश्किल कर्म है। कविता, क्योंकि हम जब मान के चलते हैं कि कोई भी साहित्यकार जब लिखने बैठता है तो अपने आप नहीं लिखता, कविता उतरती है। कोई भी गद्य जब हम लिखने बैठते हैं तो गद्य हम सोच के विचार के लिखते हैं, पढ़ते हैं, पढ़ने के बाद उसका चिंतन मनन करते हैं, सोचते विचारते हैं और गद्य को लिखना हम शुरू कर देते हैं। पर कविता जो वो छंदबद्ध होती है, तो छंदबद्धता वैसे नहीं आती, अंदर एक लय चलती है, एक गुनगुनाहट चलती है, एक उसमें यति होती है, उसमें एक गति होती है। प्रेम करने के बाद अपने परिवार से प्रेम करें, परिवार से बढ़ते बढ़ते समाज तक आए और समाज से देश तक पहुंचे। हमारे समोद जी, जहाँ तक मैं सोचती हूँ, वो देश से अपने तक आए हैं। उनका जो कार्य है वो उल्टा चला है, क्योंकि एक स्पेशल कमांडो फोर्स में होना, एक आर्मी में होना अलग बात है, कमांडो फोर्स में होना अलग बात है। कमांडो फोर्स वालों को जिस प्रकार से अनुशासनबद्ध रह के और शारीरिक प्रतिबद्धता रहती, शारीरिक प्रतिबद्धता कह रही हूँ, और शारीरिक प्रतिबद्धता के लिए मानसिक प्रतिबद्ध होना भी बहुत जरूरी है। जब तक हम मानसिक रूप से तैयार नहीं होते तब तक शारीरिक प्रतिबद्धता नहीं आती, और उसके बाद ही आप एक अच्छे कमांडो बन सकते हैं। तो जहाँ वो आर्मी में कमांडो के रूप में रहे, और जैसा कि आपको बताया गया कि उनकी जो कविता ने जन्म लिया लंका में, पर क्या होता है जब व्यक्ति विभीषिका देखता है तब अंदर की ओर मुड़ता है। मैंने दिनकर पे अध्ययन किया और दिनकर ने हमेशा ये लिखा है कि जो वीर सैनिक होता है, जहाँ वो जुझारू होता है, उसके अंदर प्रेम भी उतनी जोश से होता है। वो 4 दिन को अपने घर में आता है तो पूरी जिंदगी को जी लेना चाहता है। समोद जी ने उस जिंदगी को देखा, बहुत करीब से देखा, निकट से देखा, और जब बाहर की जिंदगी को देखा, उस युद्ध को देखा, उस युद्ध की विभीषिका को देखा, तो वहां से वो अंदर की ओर मुड़ते चले गए, और मुड़ते मुड़ते इतना मुड़ गए कि एक आज हमें एक अच्छे कवि के रूप में हमारे सामने आ गए। समोद जी क्योंकि अंदर मुड़े तो आत्म साक्षात्कार करते 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 कब उनमें भाव पैदा होते चले गए, कब वो भाव पैदा हुए, कब कल्पना की उड़ानें हुई, कब वहाँ शब्द आ गए, कहाँ अर्थ आ गए, वो विचार तत्व तो बहुत दूर चला गया,
भाव, शब्द, अर्थ, कल्पना, इन सब ने मिलके उनके अंदर एक कविता को जन्म दिया, एक गीत को जन्म दिया, एक गजल को जन्म दिया। क्योंकि उनकी गजलें मैंने पहली बार पढ़ी और गजल पढ़ने के बाद मुझे लगा कि इतनी छोटी बहन, वो छोटी 3 शब्द की पूरी एक मतला है, 3 शब्द में खत्म हो जाता है और दूसरा जो उसका मिसरा है वो भी 3 शब्द। मतलब इतनी छोटी बहन की गजल या तो मैंने डॉक्टर कुंवर बेचन की देखी या मैंने समर सिंह चरोरा की देखी इतनी। और इसके साथ साथ बड़ी बहन की गजल तो सभी कहते हैं, बड़ी बहन की गजलें भी हैं। और जहाँ उन्होंने गीत का निर्वाह किया, गीत में भी पूरे दुकान के साथ, पूरे एक भाव भूमि के साथ उनके गीत चलते चले आ रहे हैं। पर कुंडलियों के बारे में कहना तो, क्योंकि उन्होंने समाज के किसी भी रूप को नहीं छोड़ा। जो उनका अपना प्रेम है वो प्रेम हमें कुंडलियों के रूप में, समाज के उसमें दिखाई देता है। गुरु से प्रारंभ करने के बाद वो अपने समाज से धीरे धीरे जुड़ते परिवार की ओर आते हैं। दादी पे लिखते हैं, दादा पे लिखते हैं, माँ पे लिखते, माँ पे कितनी ही उनकी कुंडलियाँ हैं, बहन पे उनकी कुंडलियाँ हैं, रिश्ते नातों पे उनकी कुंडलियाँ हैं, भाई भाई के क्या संबंध है इन पे उनकी कुंडलियाँ हैं। और उसके साथ साथ समाज आज किस दिशा की ओर जा रहा है, उस दिशा के अंदर अच्छा क्या हो रहा है, बुरा क्या हो रहा है, क्या होना चाहिए। क्योंकि हम ये तो कहते हैं कि ये बुरा हो रहा है, हम ये नहीं बताते क्या होना चाहिए। तो उन्होंने ये भी बताने का प्रयास किया कि ये गलत है तो सही क्या है, क्या होना चाहिए। तो इस प्रकार के उन्होंने पूरे प्रकृति के साथ, और जहाँ जहाँ उनको लगा कि मुझे क्या चोट करनी है, एक प्रहार करना है, व्यंग करना है, तो न उस व्यंग को छोड़ा न उस प्रहार को छोड़ा। उनके अंदर का जो कवि है, जो अपने आप से जूझ रहा है, उलझ रहा है, और उलझ के उस उलझनों से फिर बाहर निकलना चाहता है। और वो क्यों निकलना चाहता है? क्योंकि समाज को कुछ देना चाहता है गीत गजल कविता के रूप में। तो वो शब्दों से लड़ते हैं, शब्दों से झगड़ते हैं, और फिर शब्दों को एक नए रूप देकर उनके गीत गजल और उनकी कुंडलियां उतर कर आ जाती हैं। तो समर सिंह चरोरा ने जो भी लिखा है बहुत सुंदर। और वो कहते हैं कि जब पैर में ज्यादा फफोले पड़ जाते हैं, जब पथरीली धरती पे चलते हैं तो दर्द ज्यादा पैदा होता है, और जितना दर्द ज्यादा पैदा होता है उतने गीत गजल अच्छे निकल कर आते हैं। तो वो समाज की पथरीली धरती पर चल कर आए, और पथरीली धरती पर चल के आने के बाद जो पीड़ा ने उनके अंतर में जन्म लिया, और पीड़ा ने अंतर में जन्म लिया, तो इतने सुंदर गीत, इतनी सुंदर गजल, इतनी सुंदर उनकी जो कुंडलियां निकली। क्योंकि कुंडलियां में, अब मैं उसके व्याकरण पे, क्योंकि अशोक मधुर जी ने बता दिया, नहीं जाना चाहूंगी। वो जो कुंडलियां लिखी, उन कुंडलियों के, क्योंकि आज का जो कवि मंच वो कहता है हमें सिंहावलोकन पढ़ रहे हैं, और वो ये दर्शाने की कोशिश करते हैं कि हम पहले जो शब्द से शुरू होगा अंत भी उसी से होगा। तो ये कुंडलियों के अंदर विशेषता है कि कुंडलियां जिस शब्द से शुरू होती हैं अंत भी उसी शब्द पे होता है, वहीं आगे खत्म होती है, तो वो कुंडलियां सफल मानी जाती हैं। समर सिंह चरोरा इस मामले में बहुत सफल रहे हैं। सारी कुंडलियां मैंने पढ़ी, परसों रात को पुस्तक मिली थी, और पढ़ने के बाद मैंने कल पूरा दिन इसी में लगाया। तो मुझे लगा कि वास्तव में बड़े सूत्र रूप में बात कह गई। कुंडलियां बड़ी बड़ी हैं, पर जहाँ जहाँ सूत्र रूप आए हैं, मैं आपको एक दो उनकी पंक्तियां सुनाना चाहूंगी। हम लोग जन्मदिन मनाते हैं, तो वो कहते हैं कि जन्मदिन तो हम मनाते हैं, पर जीवन घटता जाए लगे है बढ़ता पल पल। पर हम कहते हैं कि हमारी उम्र बढ़ रही है, जग माही। तो हम कड़वी बोली जब बोलते हैं तो हम जग में बहुत ज्यादा दिन जिंदा नहीं रह सकते। फिर उनकी कर्म पे महत्ता की, कर्म कीजिए, कर्म का फल तो अपना मिलेगा। तो कई उनकी कुंडलियां या गीत या गजल कर्म के ऊपर आधारित है। इसके साथ साथ वो कहते हैं अधिक पैसा जो है चिंता का विषय है, चिंता या चिंतन एक को चुनना है, या तो चिंतन चुन लीजिए या चिंता को चुन लीजिए। और अगर आप चिंतन करेंगे तो चिंता स्वतः दूर हो जाएगी। तो इस प्रकार के आदर्श उन्होंने हमारे सामने रखे हैं। माँ के ऊपर लिखा कि माँ भूखी रह जाए खिलाती दाने चुपकर। उसके पहले उन्होंने लिखा है कि वो चार बच्चे भी माँ को नहीं पाल सकते, परंतु एक माँ भूखी रह के भी अपने मुंह के दाने अपने बच्चों को दे देती है, उनको पाल लेती है। तो आज का समाज को गंभीरता के साथ जाना चाहिए, और गंभीरता के साथ जाएंगी और अच्छा अध्ययन करके अच्छे पद पे पहुंचेंगी, वहाँ से दूर रहना चाहिए। इसी प्रकार से इन्होंने सामाजिक सद्भाव की बातें की है, गांव के मंगल गीतों की बात की है, शब्दों को भी लिया जो जैसा आता चला गया। इन्होंने कोई परहेज नहीं किया कि अगर ये भाषा का शब्द आ रहा है तो मैं न सिर्फ हिंदी भाषा, क्योंकि आजकल हमारी हिंदी भाषा में
हम भाषा को जब आगे बढ़ाना चाहते हैं तो हमें ये थोड़ा सा उदारवादी होना पड़ेगा, अन्य भाषा के शब्दों को भी ग्रहण करना होगा, तब हमारी हिंदी भाषा आगे बढ़ सकती है। तो इन्होंने इन चीजों से परहेज नहीं किया किसी चीज से। इन्होंने कहा जो शब्द जहाँ आ रहे हैं उनको आने दिया जाए, क्योंकि शब्द अपना अर्थ स्वतः देते हैं। शब्द हम लोग कहते हैं कि नहीं ये शब्द ऐसे है, पर्यायवाची है, इसका है उसका, ये पर्यायवाची नहीं होते, कुछ भी पर्याय नहीं होता, क्योंकि शब्द शब्द होता है और शब्द अपना अर्थ अपने में समाहित किए हुए होता है। उस शब्द का जब हम जहाँ प्रयोग करते हैं वो शब्द वहाँ पर उसी रूप में उतरकर उत्तर भी देता है, अर्थ भी देता है। इन्होंने एक जगह लिखा, बड़ा एक नवीन प्रयोग मुझे लगा, तन पट भीगा जाए। तन को पट के रूप में प्रयोग किया है, बड़ा सुंदर लगा मुझे कि बहुत जगह पढ़ा पर तन पट के रूप में नहीं पढ़ा, तन पट भीगा जाए। और इसके साथ साथ जो मनुष्य के अंदाज बदल जाते हैं कि थोड़ा भी अगर उसका पैसा आ जाए कि बटवा भारी होता जाए, बदल गए। और कलयुग कैसा खेल है, सबके हाथ कटार, बचे न सर का ताज, खेल खेले सब अपने, और सब धागे डोरी बने, कागज बने पतंग, मन के 100 तालाब है, अलग अलग है नींद। उन्होंने बड़े सूत्रात्मक रूप में बात की, मतलब अगर पढ़ेंगे तो लगेगा कि उन्होंने जैसी कभी नदियाँ कभी सागर कभी है ताल के जैसी, बिना जिसके डगर सुनी छुपा हो राज है औरत। तो बिना औरत के ये संसार एकदम सुना है, घर सुना है, बिना विद्या के घर सुना। विद्या को भी लिखा है कि अगर एक बेटी हो घर में तो घर घर लगता है, वो घर का केंद्र बिंदु हो जाती है, उसके बाद सारा संसार घूमता है। तो इस प्रकार से समोद जी ने बहुत कुछ लिखा। और इसके बाद बलि प्रथा पे लिखा इन्होंने, एक मुर्गे के माध्यम से कि मुर्गा दुर्गा जी के आगे खड़ा है और कह रहा है भैया आप मुझे काटते चले जा रहे थे, व्रत पूरा हो जाए, बचे ना कोई मुर्गा। तो भाई जो बलि देने वाले हैं वो बलि दे रहे हैं और मुर्गा खुद दुर्गा जी से कह रहा है कि आज मैं बचूं या ना बचूं, शायद आपकी जो इनकी इच्छा हुए आम से खास मांगते देखे चंदे। तो चंदा मांगते आम लोग भी जब चुनाव आ जाता है तो चंदा मांगने चले जाते हैं। तो इन्होंने समाज के किसी भी रूप को छोड़ा नहीं, हम रोजमर्रा की जिंदगी में जिनका प्रयोग करते हैं। तद्भव शब्दावली है, अंग्रेजी के हैं, उर्दू की शब्द हैं, इस प्रकार से बीच बीच में मुहावरों का प्रयोग है, लोकोक्तियों का प्रयोग है। तो सब कुछ मिलाकर समोद सिंह चरोरा की ये दोनों पुस्तक। परंतु इसके लिए एक बात कहना चाहूंगी विशेष तौर पर, डॉक्टर कुंवर बेचैन का एक शेर है, चलने को एक पाँव से पूरी धरा भी साथ दे तो और बात है। डॉक्टर कुंवर बेचैन का शेर उन्हीं के सामने सुना रही हूँ कि पूरी धरा भी साथ दे तो और बात है, और दूसरा भी साथ दे तो और बात है। चलने को एक पाँव से भी चल रहे हैं लोग, चलने को एक पाँव से भी चल रहे हैं लोग, और दूसरा भी साथ दे तो और बात है। तो उनकी पत्नी का जो उनको साथ मिल रहा है, मैं उनकी पत्नी को भी साधुवाद देना चाहती हूँ और चाहती हूँ कि वो इसी प्रकार से उनका साथ देती रहे, उनकी भी लेखनी चले और समोद जी की भी लेखनी चले, और समोद जी के चेहरे पे इसी प्रकार का समोद रहे। इसके साथ मैं अपना समाप्त करती हूँ। धन्यवाद। शुक्रिया मैम, शुक्रिया। बहुत 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 अच्छे तरीके से इन्होंने अपनी बात रखी और बिल्कुल सही बात है। और इससे ज्यादा पत्नी धर्म वो क्या निभाएंगी कि तब से लगातार खड़े होकर के पूरा आयोजन जो है वो देख रही हैं, सभी अतिथियों को देख करके प्रफुल्लित हो रहे हैं, बहुत मुदित हो रही हैं सभी को देख। और देखिए एक धर्म पत्नी ही बता रही है कि आदरणीय अभिषेक जी का अभिनंदन और स्वागत छूट गया था, शॉल पहना करके उनका अभिनंदन और पुष्प गुच्छ दे करके उनका स्वागत करने के लिए आ रही हैं स्वदेश चरोरा जी। आदरणीय डॉक्टर रमा सिंह जी ने लगभग सभी पहलुओं को छू लिया, बहुत बारीकी से इन्होंने अपनी बात रखी। आदरणीय अभिषेक जी का स्वागत और अभी शॉल पहना करके और पुष्प गुच्छ भेंट करके उन्हें, फरीदाबाद से आए हैं अभिषेक जी हमारे बीच में, स्वागत नंदन सर। डॉक्टर रमा सिंह ने लगभग हर बात कही और वो बिल्कुल सही कहा उन्होंने कि दर्द जब उपजता है तब ही कविता होती है, और कविता कहना सरल खेल नहीं है जिसे हम अक्सर मान लेते हैं। वियोगी होगा पहला कवि, आह से उपजा होगा गान, उमड़कर आंखों से चुपचाप बही होगी कविता अनजान।
तो पहला जो कवि रहा होगा वो दर्द से ही अभिव्यक्ति उसने की होगी, क्योंकि आवर स्वीटेस्ट सॉन्ग्स आर दोज व्हिच टेल अस आवर सैडेस्ट सॉरोज। जो हमारे दर्द की अभिव्यक्ति है वो रचना धर्मिता में आती है, तो रचना निखर करके सामने आती है। और एक और रचनाकार ने कहा है कि केवल मनोरंजन न कवि का कर्म होना चाहिए, उसमें उचित उद्देश्य का भी मर्म होना चाहिए। तो जब तक उचित उद्देश्य ना हो, सिर्फ अपने भावनाओं को लिख भर देना कविता नहीं होती। उसमें उचित उद्देश्य रख करके कि आप समाज को क्या दे रहे हैं, तब बात सही तरीके से, सार्थक तरीके से। और एक कवि सफल हो जाता है कि जिस भाव भूमि पर वो अपनी रचना कर रहा होता है, उसी भाव भूमि के आधार पर श्रोता और पाठक उसे ग्रहण कर ले, तो यकीन मानिए वह लेखक, वह कवि सफल हो जाता है। और मैम ने बिल्कुल सही कहा कि कविता लिखना बहुत कठिन कार्य है। गद्य लिखने में आपको उतना विचार करना पड़ता है, लेकिन कविता तो मन से उपजती है, एकदम उतरती है। बहुत सार्थक शब्द की कविता उतरती है, जबरन नहीं लाई जाती। अक्सर हम जब भी कविता जबरन लाने का प्रयास कर रहे होते हैं, तो हम कविता नहीं रच रहे होते हैं, अपने आप को भुलावा दे रहे होते हैं। बिल्कुल बहुत ही सारगर्भित बातें यहाँ पर आदरणीय डॉक्टर रमा सिंह जी ने रखी और बहुत बारीकी से अन्वेषण और विश्लेषण किया। और आदरणीय अभिषेक जी हमारे बीच हैं, तो उनसे आग्रह है कि वे भी चंद शब्द आज के इस आयोजन पर आदरणीय समूह जी को शुभकामनाएं। रमा सिंह जी, डॉक्टर अशोक मधुर जी और सभी सम्मानित मंच, आप सभी माँ भारती के चरणों में साहित्य के माध्यम से निरंतर पूजा अर्चना में लगे हुए हैं, और मैं इस पूजा अर्चना का बहुत लघुत्तम उपकरण आप सबको इस मंच से सादर प्रणाम करता हूँ। इतिहास में मुझे एक छोटी सी घटना याद आती है। इतिहास के बहुत बड़ा वीर हुए पृथ्वीराज चौहान, लेकिन याद रखें कि पृथ्वीराज चौहान स्वयं में पृथ्वीराज चौहान नहीं थे जब तक उनके साथ चंद्रवरदाई नहीं थे, जो अपनी कविताओं के माध्यम से, अपने गीतों के माध्यम से, अपने बोलों के माध्यम से उनके अंदर जोश और ऊर्जा नहीं भरते रहते थे। आज हमारे बीच में ये सारे चंद्रवरदाई बैठे हैं, और मजाल है पाकिस्तान की जो हमारे देश पर हमला कर रहे हैं। इन सभी चंद्रवरदाइयों के चरणों में पुनः प्रणाम, और ऐसे ही साहित्य साधना करते रहें श्री समोज चरोरा जी और सभी साहित्यगण। इतना कहते हुए मैं प्रणाम देता हूँ। धन्यवाद। शुक्रिया आदरणीय, बहुत अच्छी बात इन्होंने यहाँ पर रखी। वाकई सभी के सहयोग से ही कोई भी कार्य जो है वो हो पाता है। और देखिए आप सब यहाँ पर आए हैं, आप सभी की उपस्थिति को भी हम सलाम करते हैं। सभी अपने व्यस्त समय में से समय निकाल करके आए हैं, और काव्य या इस तरह के आयोजन, सांस्कृतिक और साहित्यिक आयोजन में अगर इतनी भी उपस्थिति होती है और आप अपनी इच्छा से, स्वेच्छा से जब आते हैं, तो यकीन मानिए हमारा भविष्य बहुत चमकदार दिखाई देता है, सुरक्षित हाथों में दिखाई देता है। साहित्य के प्रति इतना लगाव, साहित्य के प्रति आप लोगों का इतना लगाव देख करके बहुत अच्छा लग रहा है। ज्यादातर बहुत से लोग फेसबुक से भी जुड़े हुए हैं, कुछ चेहरे पहचानने का प्रयास हो रहा है। बहुत से लोग आए हैं। मैं हालांकि मैम कह रही थी कि कुछ नाम वगैरह वो पता करके वो करती, लेकिन एक बार आप सभी को मन से आदरणीय समोज जी और स्वदेश चरोरा जी की तरफ से अभिनंदन और स्वागत और पुरजोर तालियां अपने लिए एक बार बहुत धन्यवाद की उपस्थिति का बहुत अभिनंदन। आप सभी वरिष्ठ लोग यहाँ पर उपस्थित हैं, हम आपके मन से शुक्रगुजार हैं, बहुत धन्यवाद। और अब जैसा कि रमा मैम ने कहा कि दूल्हे हैं आज के आयोजन, वातावरण को, पूरे वातावरण को नमन करता हूँ। और आज मैं इतना नर्वस हूँ, आप लोगों का प्यार देख करके बोलने में भी मतलब कंपन हो रही है कि किस तरह मैं क्या बोलूँ क्या नहीं बोलूँ। जिस आदमी ने हमेशा राइफल और बंदूकें चलाई हों, वो भला इतनी बड़ी सभा में सब संयोजन कैसे रख पाएगा। तो अभी तक तो मैंने फौज में रहते हुए रिवाल्वर और राइफल से ही बातें करी थी, और अभी कलम से बात करने की कोशिश करता हूँ। तो पूरे मंच का नमन करता हूँ, और मेरे जो गुरुजन हैं सभी मंचासीन, मैं सभी को नमन करता हूँ और बहुत आभारी हूँ पूरे मंच का कि जिन्होंने मुझे इतना आशीर्वाद दिया। और आप सभी लोगों का अभिनंदन करता हूँ, आभार करता हूँ। जितने भी सभी मित्र हैं सभी मेरे सम्मानीय हैं, और
सभी इतने अजीज हैं कि अगर मैं सभी का नाम लूं तो शायद नाम लेने में ही 1-2 घंटे मेरे गुजर जाएंगे। तो अपने बारे में मैं क्या बता पाऊंगा, जब तो मैं ज़्यादा बोल नहीं पाता, इसलिए जो भी मन में आ रहा है मैं वही बोल रहा हूँ। तो अब सभी इधर से लेकर वहाँ तक सभी को मैं नमन करता हूँ। एक एक नाम लूँ तो जो छूट जाएंगे वो फिर नाराज हो जाएंगे, कल को फेसबुक पे बोलेंगे आपने मेरा नाम नहीं लिया। तो अभी इसलिए मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ। बाकी मेरा परिवार के सभी सदस्य आए हुए हैं और मेरे ससुर साहब का मैं स्पेशल नाम लेना इसलिए चाहता हूँ, वो बहुत दूर से आए हैं और ज़रूर भी है और वरना हाँ गृह मंत्रालय का थोड़ा सा दबाव रहता है तो इसलिए तो आज बहुत अच्छा माहौल है और मेरा बेटा भी आया हुआ है तो आज वो भी ले रहा है बहुत दिनों के बाद, आज उसने मेरी फोटो ली है तो हाँ वो भी जरूरी है। तो मैं अपने कुछ एक जो लिखे हैं रचना है वो आपके सामने में रखना चाहूँगा। बातें ये बात तो होती रहेंगी और कुछ कुंडलियाँ छंद हैं, 1-2 गीत हैं मैंने लिखे हैं जो मुझे अच्छे लगते हैं। सारी माँ शारदे सीखे छंद विधान, कृपा हुई माँ शारदे सीखे छंद विधान, ऐसी चादर में बुनूं सच का हो परिधान। ये जो दोहे में है ये मेरी सभी कुंडलियां छंद से पहले जो दोहा लिखा जाता है उसी को, ताकि पूरी कुंडलियां छंद मैं नहीं सुना के 1-2 दोहा और आपके सामने रखना चाहूंगा कि पुत्र पिता के प्रेम की बांट रहे जागीर, बहना के हाथों लगी अम्मा की तस्वीर, बुने सबक साखी बुनी चादर बुनी 1000, बुनकर दोहों में भरा जीवन का आधार, हारत के वृक्ष पर बैठा लोक जहान, दोनों के फल एक हैं तन मन धन सम्मान, कल कल करती नद बहे सूरज करे दुलार, लहर लहर पर बैठ कर करती किरण विहार। अभी आपके सामने कुंडलियां छंद रखता हूँ जो मेरा प्रिय है कि पथ पर जितने शूल हैं उतने ही हैं फूल, पथ पर जितने शूल हैं उतने ही हैं फूल, कुछ मंजिल पर जा खिले कुछ फूलों पर धूल, कुछ फूलों धूल खिले जो राह किनारे, बरसें बदरा है बैठिए सच के रथ पर और हट जाएंगे स्वयं सूल जितने हैं पथ पर, सूल जितने हैं पथ पर। अभी इस क्रम में एक कुंडलियां छंद और आपसे रखता हूँ कि लाठी कोने में खड़ी कमर भीत चिपकाए, लाठी कोने में खड़ी कमर भीत चिपकाए और घूर घूर कर देखती कब बुढ़ा मिल जाए, घूर घूर कर देखती कब बुढ़ा मिल जाए, कब बुढ़ा मिल जाए बनूं मैं तभी सहारा, और दर दर ठोकर खाए वही तो मुझको प्यारा, और कह समोद कवराए सीख घर की परिपाटी, अंत समय जब आए सखी साजन सब लाठी, सखी साजन सब लाठी। और अभी एक रचना मैं अपने पुस्तक से जो मैंने एक गीत लिखा है वो गीत आपके सामने रखना चाहूँगा। तो मैंने लिखने की कोशिश करी है, रखता हूँ आपके सामने कि धूल भरी सूनी राहों में जीवन का सच देख रहा हूँ, बूढ़े बैलों की गाड़ी में खुद का पहिया टेक रहा हूँ, धूल भरी सूनी राहों में जीवन का सच देख रहा हूँ, बूढ़े बैलों की गाड़ी में खुद का पहिया टेक रहा हूँ, बंद झरोखों से होकर जब किरणों का रेला आता है, मंद हवाओं को लेकर तब खुशियों का मेला भाता है, सामंजस्य विचारों का है सुख में जीवन की परिभाषा, सुनकर सबकी मीठी बातें दुखड़ों को झेला जाता है, सुबह सवेरे सुख की किरणों से मन सेक रहा हूँ, धूल भरी सूनी राहों में जीवन का सच देख रहा हूँ, दुर्बल करते हर विचार का हो परित्याग अगर जीवन में, मन के उज्जवल भावों से ही हों सब राग मगर जीवन में, मन की शक्ति बिखर गई तो किरणों के स्तंभ बनाकर आलोकित तब कर देती है सच की साफ डगर जीवन में, मानव मन की क्या सीमा है
मन दर्पण से देख रहा हूँ, धूल भरी सूनी राहों में जीवन का सच देख रहा हूँ। और कर्म सभी हर संभव होते किए केंद्र को लक्ष्य बनाकर, कर्म सभी हर संभव होते किए केंद्र को लक्ष्य बनाकर, दुर्बल कभी न होता है मन दुर्बलता का दृश्य दिखाकर, द्वार द्वार को खटकाने से ज्ञात हुई हैं मन की बातें, सच्ची बातें भूल गया जग भ्रमित है अब हास्य सजाकर, बांध ज्ञान की आज पोटली बीच समंदर फेंक रहा हूँ, धूल भरी सोनी राहों में जीवन का सच देख रहा हूँ। तो इसी तरह की मेरी कुंडलियाँ छंद हैं। एक तो इसी में जो मुक्तक लिखे थे, 2 मुक्तक और आपके सामने मैं रखता हूँ। अभी मैं गांव में गया था, गांव से पंचायत हमारी हो रही थी गांव में, तो वहीं से एक मुक्तक मैंने निकाला था। तो एक नल के ऊपर पंचायत थी, तो वहां से मैं मुक्तक निकालता हूँ। तो दूसरा जब से लगा नल गांव की चौपाल पर, दूसरा जब से लगा नल गांव की चौपाल पर, 3 मसले हो गए हल गांव की चौपाल पर। दूसरा जब से लगा नल गांव की चौपाल, 3 मसले हो गए हल गांव की चौपाल पर। और 4 पंचों ने कहा जब, 4 पंचों ने कहा जब, इसको मैं अभी दूसरे रूप में फिर लिया है कि 4 बेटों ने कहा तब हो रही हिस्सा कसी, 4 बेटों ने कहा तब हो रही हिस्सा कसी, 5 पंचों को बुला चल गांव की चौपाल पर, 5 पंचों को बुला चल गांव की चौपाल पर। और अभी इसी क्रम में, खुशी के बीज मिट्टी में दबाकर देख लेना तुम, खुशी के बीज मिट्टी में दबाकर देख लेना तुम, उगेंगे सुख भरे अंकुर उगाकर देख लेना तुम। और जहां कम हो हवा पानी वहां भी जीव पलते हैं, जहां कम हो हवा पानी वहां भी जीव पलते हैं, अंधेरे सब दरारों के हटाकर देख लेना तुम, अंधेरे सब दरारों के हटाकर देख लेना तुम। एक बार पुनः सभी मित्रों का जो भी आए बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, आपका अभिनंदन। बहुत बहुत शुक्रिया समोन जी। और इस बीच हमारे बीच आदरणीय आशु कवि भैरू सोनार जी भी आ चुके हैं, और ये मध्य प्रदेश से आए हैं और थोड़ा सा लेट हो गए, लेकिन देर आए मगर दुरुस्त आए, एकदम सही समय पर आए हैं। और बहुत बहुत अभिनंदन। और आशु कवि होना, त्वरित रचना लिखना, तुरंत लिखना बहुत बहुत बड़ी बात होती है। जब आप विषय को समझ भी ना पाए, एकदम से त्वरित उसी विषय पर पूरी कितना गहरा सोच करके फिर ये एकदम से लिख पाते हैं, बहुत बड़ी बात है। अभिनंदन और स्वागत आदरणीय आशु कवि भैरू सोनार जी का, जो कि मध्य प्रदेश से हमारे बीच आए। बहुत बहुत अभिनंदन आदरणीय। समोद जी ने अपने सभी विचार रखे, आप सभी का स्वागत किया, खास तौर पर गृह मंत्रालय का पुरजोर स्वागत अभिनंदन किया। वक्त की मांग है, घर वापस भी जाना है, तो क्यों ना इनकी घर वापसी को और सरल और सुखद बना दिया जाए, गृह मंत्रालय को ही यहाँ बुला लिया जाए। बहुत प्यारी है, बहुत ही स्नेहिल है, मृदुल व्यवहार की स्वामिनी है आदरणीय स्वदेश चरोरा जी। सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ, मंच को नमन करती हूँ, इतने सम्मानीय जनों को अभिनंदन करती हूँ। बस समय सीमा है तो कुछ पंक्तियों में ही अपनी बात कहना चाहूँगी। अनवरत चढ़ते चलो तुम सीढ़ियाँ उत्थान की, अनवरत चलते चढ़ो तुम सीढ़ियाँ उत्थान की, राह अगर अवरुद्ध होगी मार्गदर्शक हम बनेंगे। अनवरत चढ़ते चलो तुम सीढ़ियाँ उत्थान की, राह अगर अवरुद्ध होगी मार्गदर्शक हम बनेंगे। आप में मेहनत धनी हो, आप मेहनत के धनी हो, हौसलों के बादशाह, तुम नहीं हो बेसहारा, पथ प्रदर्शक हम बनेंगे। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत कम लेकिन बहुत गहरी बातें इन्होंने यहाँ रखी, इनके लिए शुभकामनाएं प्रेषित की आगे के लिए। और आपका साथ रहा, तेरा साथ है तो फिर क्या कमी है। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय आपका। और इसी तरह आप लोगों का आपस में स्नेह बना रहे, और इसी तरह से अब लेकिन ये दावा ले चुकी है। नहीं हूँ दोस्तों, मैं तो माँ शारदे की कृपा से मामूली सा तुकबाज हूँ। समोद जी मेरे बहुत अच्छे छोटे भाई हैं, दिल का रिश्ता है। मुझे जब भी प्यार से आदेशित करते हैं कि दादा आपको आना है, तो मैं दौड़ कर चला आता हूँ।
मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि मौन होकर भी मैं बन न पाया बुद्ध, मौन होकर भी मैं बन न पाया बुद्ध, मन के भीतर चलता रहा इच्छाओं का युद्ध। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत शानदार, बहुत गहरी बात इन्होंने कही। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय आपका। और आज बहुत देर से जिन्हें सुनने के लिए लाइव थे हम, उनके लिए मैं यह शेर सब करूंगी कि हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, हजार साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। आदरणीय डॉक्टर कुंवर बेचैन, भारत गौरव अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त साहित्यकार, जिन्हें मिलने का हम रास्ते में सर से अभी कह रहे थे कि सर बहुत बहुत लोग हैं जिनके लिए आपसे मिलना एक स्वप्न है अभी भी। वास्तव में इतने ही ऊंचे कद के व्यक्तित्व और उतने ही सहज सरल विनम्र व्यक्तित्व के स्वामी आदरणीय डॉक्टर कुंवर बेचैन जी का हृदय से स्वागत, अभिनंदन। और सभी उन्हें सुनना चाहते हैं और इतनी व्यस्तताएं आदरणीय की रहती हैं, बावजूद इसके वो सभी को पूरा समय देते हैं, सभी से बड़े ही विनम्रता से पेश आते हैं और सब पूरा समय रचना धर्मिता को, न जाने कितनी रातें इन्होंने पूरी रात लगभग, हम जो ये कंप्यूटर का दौर आ चुका है, कंप्यूटर पर उनकी स्पीड नहीं है, लेकिन बावजूद इसके सहजता से पूरी रात अपनी रचनाएं टाइप करना या गद्य लिख रहे हैं, उपन्यास लिख रहे हैं, लगे रहते हैं। अनेक बच्चों ने इनके अंदर PhD किया है, वो भी ऋणी है इनके वास्तव में इतने विनम्र व्यवहार के सामने। आदरणीय डॉक्टर कुंवर बेचैन जी का भरपूर तालियों से स्तर पर। परम आदरणीय चतुर्वेदी जी, आदरणीय पवन जैन जी, भाई मधुक जी, डॉक्टर रमा सिंह जी, समोद जी, माननीय श्री संपूर्ण जी और हमारे अभिषेक जी, और आप सबको प्रणाम करता हूं। और खासतौर से कल्पना सुहासनी को, जो बहुत अच्छा संचालन कर रही हैं और जिन्होंने मुझे बहुत स्नेह के साथ आमंत्रित भी किया। और उधर सुदेश जी, जिन्होंने बहुत अच्छी रचनाएं भी प्रस्तुत की और बहुत अच्छा वक्तव्य भी दिया, जो किताब के छपा हुआ। मैं आप सभी को बहुत प्रणाम करता हूं। और मैं तो सच बात यह है कि मैं अपने आप को आज बहुत सौभाग्यशाली महसूस कर रहा हूं कि हमारे समूद अरोड़ा जी, जो कि लगभग 1.5 वर्ष पहले कभी मेरे घर पर गाजियाबाद आए थे, और तब मैंने उनसे कुछ कविताएँ सुनी थी, तो उसमें उन्होंने कुंडलियाँ भी सुनाई थी। उनको मुझे लगा कि ये व्यक्ति वो हैं जो कि कुंडलिया छंद के माध्यम से अपनी बात को सशक्त रूप में कह सकते हैं, ऐसा मुझे लगा। तो मैंने उनको एक आदेश दिया कि तुम अब इसके बाद में आज के बाद कुंडलियाँ ही लिखना बहुत दिनों तक, जब तक तुम्हारी किताब न छप जाए। तो उन्होंने उस आज्ञा का पालन किया, मेरे अनुरोध को माना। उन्होंने निरंतर पहले कुंडलियाँ लिखी और कुंडलियाँ लिखने के बाद तब उन्होंने ये पुस्तक प्रकाशित भी कराई। मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि अध्यक्ष बनने का एक नुकसान भी है और एक फ़ायदा भी है। फ़ायदा तो ये है कि उसे कम बोलना पड़ता है, बहुत कुछ मतलब लोग बोल चुके होते हैं और इसलिए ज़्यादा समय लेने की आवश्यकता नहीं होती। और नुकसान ये है कि जो बोलना चाहता है वो पहले लोग बोल चुके होते हैं। और उसमें जो खासतौर से डॉक्टर रमा सिंह जी ने जो इतना विस्तार के साथ सारी बात कही, जो मुझे कहना था सोच कर आया था घर से, ये बोलूँगा तो सारा उन्होंने बोल दिया। अब मैं सोचता बोलूँ तो क्या बोलूँ। अनेक बातें सभी लोगों ने जैसे रेखांकित करने योग्य बातें कही, जो कि वास्तव में कविता के संदर्भ में कुंडलिया छंद के बारे में और उसके साथ साथ समोद जी के बारे में, उनके परिवार के बारे में, उनके सहयोग मिला है उसके बारे में, माननीय जैन साहब ने जिस प्रकार से उनको सहयोग दिया उन सब के बारे में, और सब जो उनका विनम्र व्यवहार है हमारा समोद जी का, और जो उनकी जो जीवट है उस जीवट का प्रकार से हम उनकी कविताओं में उनकी जीवट देखने को मिलती है जो उसमें है। तो मैं ये कहना चाहता था कि विशेष रूप से उनकी जो रचनाएं दोनों हैं, ये एक मन की, मेरे मन के बोल और दूसरे मन की उड़ान। तो मुझे ऐसा लगा पढ़ते समझे मैंने मेरे मन की बोल पुस्तक पढ़ी, तो मुझे लगा कि उनके मेरे मन के बोल ही नहीं, उनके हम सबके मन के बोल हैं। और कविता की सबसे बड़ी तारीफ यही होती है, कविता का सबसे बड़ा उद्देश्य ये होता है कि कवि अपने मन के बोल रहा हो, लेकिन सबके मन के बोल हो जाए, वो सबको लगे कि हाँ वास्तव हमारी बात, क्योंकि समय बहुत कम है और वेदर के बारे में कितना बताऊं तो वो अलग से कभी बात चलेगी बताएंगे। ऐसे उनकी उन्होंने
इसमें मुक्तक लिखे। मुक्तक के बारे में बहुत सारी बातें कही जा सकती हैं। हमारे मधुर जी ने काफ़ी विस्तार के साथ बता भी दिया थोड़ा सा मुक्तक के बारे में और कुंडलियों के बारे में भी। तो इन सब के बारे में अलग से बात करने के बजाय नहीं चाहूँगा कि जो लोकार्पण समारोह हुआ है तो लोकार्पण का क्या महत्व होता है और लोकार्पण में क्या बात होनी चाहिए, विशेष रूप से उस बारे में बातचीत करना चाहूँगा। जैसे हम सभी लोग जानते हैं कि जो हमारे जो कुंडलीय छंद जो विशिष्ट छंद है हमारे प्रमोद जी का, वो छंद कोई बहुत पुराना छंद है, हमारे रीति काल से आया। गिरधर कविराज जो थे उन्होंने सबसे अधिक कुंडलियाँ लिखी, कहीं गिरधर कविराज के नाम से, और वो कुंडलियाँ बहुत प्रख्यात हुई थी। पाठ्यक्रम में भी थी। जब मैं 9वीं कक्षा में पढ़ा करता था तो सब मेरी किताब जो थी हिंदी की, उस किताब के अंदर उनकी वो कुंडलियाँ दी हुई थी। मैं 9वीं कक्षा से थोड़ा बहुत करता करने का मन आने लगा था। तो आपको आश्चर्य होगा इस बात को सुन करके कि मैंने सबसे पहली बार कुंडलियाँ लिखी और कुंडली में चुनाव से पहले आज तक याद है 9वीं कक्षा में लिखी थी। उस समय मेरे मन में आया था, हमारे गुरुजी ने बताया कि जिस शब्द से शुरू होती है उसी शब्द समाप्त होती है। और ये बताया कि दोहा छंद और रोला छंद दोनों जुड़े होते हैं। 6 पंक्तियों में होती है, 2 पंक्तियों में दोहा और बाकी 4 पंक्तियों में रोला होता है। और जो दोहे की अंतिम ढाली होती है वो उससे शुरू होता है रोला और बाद में अपना नाम भी आ जाता है। तो समय कुंवर बेचे नहीं थे, केवल कुंवर थे ऐसा। तो उस समय हमने लिखा एक, मुझे अभी तक याद है वो अपनी कुंडलियाँ तो 9वीं कक्षा में लिखी कुंडलियाँ। जो अलग अलग विधाएं, उन विधाओं के अंदर कवि अपने मन की बात कहता है, जैसा कि उन्होंने कहा मेरे मन की बात। और हर मन की बात करते करते जब कविता से जुड़ाव होता है, कविता की संदर्भ में जानना शुरू करता है, उसमें जानता है कि भाव भी होते हैं, कल्पना भी होती है और उसमें जो है विचार भी होते हैं। इनों का समन्वय एक प्रकार से कविता होती है। जब जान जाता है तो उसके बाद में मन उड़ान भी भरने लग जाता है कल्पना की। तो मन के अंदर जो बातें हैं उन्हीं बात को कभी बोल होते हैं वो, तो कभी मन की उड़ान होती है। और मन की उड़ान होती है तो कविता की उड़ान शुरू हो जाती है, वहाँ पर कल्पना भी करना शुरू कर देता है कभी। तो ऐसे ही हमारे इन दोनों पुस्तकों के अंदर जो प्रमोद जी की हैं उनमें मन की बोल भी हैं और मन की उड़ान भी है। दोनों चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। कल्पना भी है, भाव भी। मन का संबंध सबसे ज़्यादा होता है भाव से। तो भाव से संबंध होता है तो मन की उड़ान में पहले सबसे पहले भाव है। और भाव जब संवेदना का रूप धारण कर लेते हैं, भाव तो कभी होते हैं, खराब भी हो सकते हैं, अच्छे भी हो सकते हैं। ये संवेदना का तत्व जोड़ता है भाव से, तब जाकर के हम दूसरों के बारे में सोचते हैं, दूसरों की खुशी में शामिल होते हैं, दूसरों दुख में शामिल होते हैं, दूसरों के प्रति हमारा व्यवहार होता है, पूरे समाज से हमारा संबंध जुड़ता है। तो इसलिए संवेदना वाला जो पक्ष है वो भावों के अंदर से, भावों को मत करके संवेदना का तत्व जो आता है मक्खन की तरह से, वही कविता का धारण कर लेता है। तो ऐसे ही हमारे प्रमोद जी ने बहुत मन की उड़ान भी भरी है और मन के भावनात्मक स्वर भी उनके कविता में देखने को मिलते हैं। मित्रों, हम सभी जानते हैं कि विचार तत्व भी होता है। हम सोचते हैं, विचार भी करते हैं। ये विचार तो आध्यात्मिक लोग भी करते हैं, विचार तो राजनीतिक लोग भी करते हैं। लेकिन जो कवि है वो विचार को विचार नहीं रहने देता अकेला, बल्कि उसको संविधान के जल में डुबा स्नान कराता है। 2 तरह के रेत होते हैं, एक वो रेत होता है जो रेगिस्तान में रेत होता है, और एक वो रेत होता है जो गंगा जी के जल में होता है। लेकिन आप जानते हैं कि रेगिस्तान के रेत को हम माथे से नहीं लगा पाते, लेकिन गंगा में स्नान कर रहे होते हैं उस समय नीचे के जल में से रेत को उठाते हैं, माथे से लगाते हैं, है ना, आंखों से भी लगा लेते हैं। तो इस प्रकार से वो जो हमारे विचार रेत की तरफ से, लेकिन विचार को जब हम कविता बनाते हैं तो संवेदना के जल में स्नान करके बाहर ले आते हैं। और संवेदना के जल में स्नान करके जब आता है तो वो रेत जो है रेत नहीं रहता, वो विचार नहीं रहता, बल्कि श्रद्धास्पद हो जाता है हमारे लिए, हमारे माथे पर लगाने की बात बन जाता है। तो इसलिए भावना को, जो हमारे विचार आए, विचारों को भावना के साथ जोड़ करके सामने लाना जो है वही कविता का सबसे बड़ा उद्देश्य होता है, सबसे बड़ी उसके अंदर मार्मिकता होती है। तो मैं हमेशा ही महसूस करता हूँ कि इस प्रकार से कविता का जो रूप है वो यूँ है। आप सभी लोग कवि हैं, सभी लोग कवि हृदय हैं, सभी जानते हैं सब बातों के बारे में, ज़्यादा मुझे विस्तार से कहने की आवश्यकता नहीं। लेकिन ये बात जरूर कहना चाहता हूँ कि जब लोकार्पण के क्षण होते हैं तो लोकार्पण के क्षण का मतलब ये होता है कि वो कविता जो उसकी अपनी निजी कविता थी, डायरी में थी, वो डायरी वाली कविता जो है पुस्तक के रूप में आकर के समाज के सामने जाती है, लोग के सामने जाती है। लोगों से लोकार्पण भी कहते हैं और विमोचन भी कहते हैं। मुझे विमोचन की जगह लोकार्पण शब्द अच्छा लगता है।
और जो लोकार्पण शब्द है वो इसलिए अच्छा लगता है कि वो लोग के पास जा रही है, केवल विमोचन नहीं हो रहा, कोई घूंघट नहीं उठाया जा रहा है उसका, बल्कि वो जो है वैसी कविता है, वैसा रूप है हमारे काव्य का जो कि समाज के पास जा रहा है। समाज उसको देखेगा, समझेगा, जानेगा, तो हम क्या कहना चाहते हैं उसको समझे। तो समाज में वो चीज़ जानी चाहिए जो कि समाज का फायदा है। तो कवि का उद्देश्य दो बातें हैं। मैं हमेशा ये मानता हूँ कि जितनी भी कविताएं हैं, उपन्यास हैं, कहानी हैं, जो कुछ भी गद्य साहित्य, जो कुछ भी, ये सब मिलाकर के अगर हम कुछ शीर्षक दें तो शीर्षक समझे रचना। ये सारी रचना है, नहीं एक कविताएं भी रचना है, उपन्यास भी रचना है। तो रचना और रचना का मतलब ही होता क्रिएट। जब क्रिएट करती हो तो वो रचना जो तो रचना तो बम की भी होती है, बम भी बनाए जाते हैं। आतंकवाद का बड़ा वाले जो है वही बम बनाते हैं, बम बना रचना तो वो भी कर रहे हैं, लेकिन उसको रचना शब्द नहीं कहता, वो बनाया जा रहा है। रचना तभी होगा जबकि स्वयं में वो कितना ही परिपूर्ण क्यों ना हो, मेरा गीत कितना ही बढ़िया क्यों ना हो, मेरा दोहा कितना अच्छा क्यों ना हो, मेरी गजलें कितनी अच्छी क्यों ना हो, लेकिन अगर वो समाज में रचना नहीं है तो रचना का मतलब ये है कि पहले वो अपने आप में संपूर्णता के साथ, अगर मैं दोहा लिख रहा हूँ तो वास्तव में दोहा है कि नहीं, उसकी जो दोहे की सभी दृष्टियों से वो ठीक है कि नहीं, ये भी देखना चाहिए। तो ऐसे ही तो कितनी बढ़िया क्यों ना हो वजह, लेकिन समाज में जाने के बाद अगर वो समाज को बांटने वाली हो, समाज को तोड़ने वाली हो, समाज को अच्छा नुकसान पहुंचाने वाली हो, तो रचना जब कोई किताब मेरे सामने आती है तो सबसे पहले मेरा जो मानदंड होता है वही होता है कि जब समाज में पहुंचेगी ये रचना, तो समाज में पहुंचने के बाद ये निर्माण का काम कर रही होगी या तोड़ने का काम कर रही होगी। अगर मुझे लगता है निर्माण का काम कर रही है तो वही का उसका थोड़े बहुत खोट रह जाए, वही हो सकता है थोड़ी बहुत रचनात्मक जो स्थितियाँ होती वो ना हो पूरी तरह से, लेकिन उस रचना को बड़ी रचना मानता हूँ, उस रचना को बड़ा रचनाकार मानता हूँ, जो जिसकी रचना क्या कुछ मूल्यों पर जो हमारे साहित्यिक मूल्य हैं उन पर कितनी खरी ना उतरती हो, लेकिन अगर समाज में जाने के बाद अच्छा काम कर रही है तो रचना बड़ी। और कोई रचना कम देखने को मिलती है, उनके मन के भाव भले ही उनके व्यक्तिगत भाव भी हैं, लेकिन सामाजिक दृष्टि से और पूरे परिवार उनको सहयोग देता रहे, हम सबकी स्नेह उनको मिलता रहे। निश्चित रूप से समोद चरोरा जी वो मोदपूर्वक जो उनके नाम में समोद जोड़ा हुआ है तो बड़े आनंद पूर्वक वो तक लिखते रहेंगे, और निश्चित रूप से इस प्रकार से और भी रचनाएं हमारे सामने आती रहेंगी और यहाँ पर लोकार्पण होता रहेगा। आप सबकी उपस्थिति में आप सबका स्नेह और आप सबका सम्मान मिलता रहेगा, सहयोग मिलता रहेगा। और चलिए उत्तर सुना ही देता हूँ। मन में चाह जाती है पहले तो काम कर पाता है, किसी भी काम को करने की चाह पहले आती है। और दूसरी पंक्ति का अभ्यास नहीं मिलेगा, पंक्ति की उपमा सही हो पाई है तो बताइए। किसी भी काम को करने की चाह पहले आती हैं, अगर बच्चे को गोदी लो तो बाहें पहले आती हैं। किसी भी काम को करने की चाह पहले आती हैं, अगर बच्चे को गोदी लो तो बाहें पहले आती हैं। और हर एक कोशिश का दर्जा कामयाबी से भी ऊंचा है, बताना चाहता हूँ। हर एक कोशिश का दर्जा, बड़ी कोशिश आपकी है और कामयाबी से बड़ी बात नहीं, हर एक कोशिश का दर्जा कामयाबी से भी ऊंचा है। उदाहरण से कहना, हर एक कोशिश का दर्जा कामयाबी से भी ऊंचा है कि मंजिल बाद में आती है, राहें पहले आती है। कि मंजिल बाद में आती है, राहें पहले आती हैं। कि मंजिल बाद में आती है, राहें पहले आती हैं। और जो अच्छी बात मन में आए ना तो तुरंत कर लेना चाहिए, खराब बात मन में आए तो छोड़ते चले जाना चाहिए। ये जिंदगी के उसूल है, फॉर्मूला है, की जाएगी। चार पंक्ति इसके बारे में और कहना चाहता हूँ। मैं सकारात्मक कहता हूँ कि अपने आंचल को भिगोती ही चली जाती है, अपने आंचल को भिगोती ही चली जाती है, जिंदगी रोई रोती ही चली जाती है। अपने आंचल को भिगोती ही चली जाती है, जिंदगी रोई तो रोती ही चली जाती है। मोदी के साथ में बैठे उनको प्रणाम करना चाहता हूँ और मेरे से दामाद को मिले। अपने आंचल को भिगोती ही चली जाती है, जिंदगी रोई तो रोती ही चली जाती है। अब ये दो पंक्तियाँ, जिंदगी रोई तो रोती ही चली जाती है, नेक कामों में कभी देर न कीजिए साहिब, नेक कामों में कभी देर न कीजिए साहिब, देर होती है तो होती ही चली जाती है। ये जो है मैं बहुत प्रणाम करता हूँ हमारे समोद जी को भी। आज भले ही मेरे शिष्य हैं, लेकिन सचमुच उन्होंने अच्छा काम करके दिखाया। वैसे शिष्य जो हैं वो जो वास्तव में वंदनीय हो जाते हैं, जो गुरु के लिए जो है वो अच्छी बात करते हैं। हमारे डॉक्टर रत्ना जो है मेरी शिक्षा है, इन्होंने मेरे अंदर ही PhD किया था, इतना अच्छा बोलती हैं, एक बार इनका आवाज हैं।
और आखिरी पूछेगा कि दिल पे मुश्किल है बहुत दिल की कहानी लिखना, दिल पे मुश्किल है बहुत दिल की कहानी लिखना, जैसे बहते हुए पानी पे हो पानी लिखना, जैसे बहते हुए पानी पे हो पानी लिखना। बहते हुए पानी पर पानी का करनी है इन्होंने, रात कर लेता हूँ। हो के मायूस नयूं शाम से ढलते रहिए, हो के मायूस नयूं शाम से ढलते रहिए, जिंदगी भोर है सूरज से निकलते रहिए, जिंदगी भोर है सूरज से निकलते रहिए। एक ही ठाव पे, एक ही जगह पर आगे बढ़ना चाहिए, ये जहाँ पे खड़े होते हुए आगे। एक ही ठाव पे ठहरेंगे तो थक जाएंगे, एक ही ठाव पे ठहरेंगे तो थक जाएंगे, धीरे धीरे ही सही राह पे चलते रहिए, धीरे धीरे ही सही राह पे चलते रहिए, तो धीरे धीरे ही सही राह पे चलते रहिए। राह तो चलते रहेंगे, मंजिल अपने हाथ आ जाएगी। बहुत बहुत प्रणाम आप सभी को, आपने मुझे मौका दिया अपनी बात कहने का और मुझे इतना ऊंचा आसन दे दिया आपने। मैं आप सबको बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ और मुझे आपके दर्शन भी हो गए। हीरलाल बारिश जी हमारे मित्र हैं, उनकी पत्नी भी यहाँ मौजूद हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपको, आपसे मुलाकात यहाँ हो गई, आपसे मुलाकात हुई, बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं अभी जब आप यहाँ का नहीं गया क्या बात है। अविस्मरणीय पल आदरणीय डॉक्टर बेचैन जी खुद अपने हाथों से शॉल पहना कर आदरणीय समोद जी को अपना आशीर्वाद, अपनी सद्भावनाएं प्रेषित कर रहे हैं। क्या बात है, डॉक्टर बेचैन जी का जिनको आशीर्वाद मिल जाता है फिर उनके लिए कोई भी राह मुश्किल नहीं। क्या बात है, बहुत बहुत शानदार और यादगार पल वास्तव में। क्या बात, बहुत बहुत शुक्रिया। और मंच जो है आगमन संस्थान, जैसा कि आप जानते हैं, बुलंदियों को छू रहा है। एक के बाद एक आयोजन करना सबसे बड़ी उपलब्धि है। सब हैरत में है कि किस तरह से इतनी जल्दी जल्दी पवन जैन जी जो हैं वो लगातार एक के बाद एक आयोजन कर लेते हैं। और सबसे बड़ी खूबी आगमन की है नवोदितों को मंच देना, नव प्रतिभाओं को इन्होंने बहुत मंच दिया है। और उन्हीं की ये पत्रिका है, आगमन की पत्रिका, और इसमें अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। इसके लिए आप सभी का विशेष रूप से आभार। कोई भी आयोजन बिना श्रोताओं के कभी कामयाब नहीं होता और ऐसे श्रुति श्रोता मिलना यकीनी तौर पर बड़े गर्व और गौरव की बात।
सबका हार्दिक अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत। आप लोग प्रोग्राम में आए, प्रोग्राम की गरिमा को बढ़ाया, सुबह बढ़ाया। मैं आपका तहे दिल से स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।